हेलो एवरीवन, एम्बियन साइंस स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है नर युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। नर युग्मकोद्भिद वास्तव में है क्या? नर युग्मकोद्भिद वास्तव में अंकुरित परागकण है। क्या है? अंकुरित परागकण है। जब परागण हो जाता है और जब परागकण परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं और वहां पर जाकर जब वो अंकुरित होते हैं तब वो नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नर युग्मकोद्भिद वास्तव में अंकुरित परागकण है और इनका जो निर्माण हो रहा है वो किससे हो रहा है? परागकणों से हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। प्रथम कोशिका होती है। परागकण या लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। तो इसका जो डेवलपमेंट है अंकुरित परागकणों का, या हम कह सकते हैं कि नर युग्मकोद्भिद का जो डेवलपमेंट है वो परागकणों से यानी लघु बीजाणुओं से किस प्रकार से होता है, तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ने वाले हैं। तो जो परागकण है, जो या फिर हम कह सकते हैं कि जो अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई देगा। ये एक परागकण है, या हम कह सकते हैं या अपरिपक्व नर युग्मकोद्भिद है। ये इसका कोशिका द्रव्य है, ये इसका कोशिका द्रव्य है और ये इसका केंद्रक है। जब इसका आगे परिवर्तन होगा तब ये जो कोशिका द्रव्य है इसमें अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, वसा वगैरह इसमें पाए जाते हैं और कुछ इसमें छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। तो जो छोटी छोटी रिक्तिकाएं हैं वो छोटी छोटी रिक्तिकाएं आगे चलकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती हैं। आगे चलकर बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती हैं और जब आगे चल करके बड़ी रिक्तिका का निर्माण कर लेती हैं तो केंद्रक जो है वो किधर चला जाता है? परिधि की तरफ चला जाता है और ये बड़ी रिक्तिका जो है वो यहाँ पर ये बन जाती है। तो मैं कह सकता हूँ कि ये क्या बन गई? रिक्तिका बन गई। और ये केंद्रक जो था, ये केंद्रक पहले यहाँ पर देखो बीच में केंद्र में है, लेकिन यहाँ पर ये कहाँ पर आ गया है? परिधि की तरफ आ गया है। हम ये कह सकते हैं ये डायग्राम नंबर 1 है और ये हमारा मान लो बी। आगे चल करके हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है और समसूत्री विभाजन भी कैसा है? असमान समसूत्री विभाजन है। असमान समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है और जब यहाँ पर असमान समसूत्री विभाजन होता है तब ये केंद्रक जो है ये दो प्रकार के कोशिकाएं बनाएगा और हमें यह भी पता है कि पहले तो क्या होगा? केंद्रक विभाजन और उसके बाद में क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जो पहले जो केंद्रक विभाजन होगा, पहले जो केंद्रक विभाजन होगा उस केंद्रक विभाजन में दो केंद्रक बनेंगे। एक छोटा केंद्रक बनेगा और एक बड़ा केंद्रक बनेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये कैसा हो रहा है? असमान हो रहा है। तो नेक्स्ट डायग्राम हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। तो असमान हुआ, जब असमान समसूत्री विभाजन हुआ तो इस केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। एक केंद्रक छोटा बनेगा और एक केंद्रक बड़ा बनेगा। एक केंद्रक छोटा और एक केंद्रक बड़ा बनेगा। जब असमान समसूत्री विभाजन हो रहा है और केंद्रक विभाजन हो रहा है तो इसमें एक केंद्रक से कितने केंद्रक बन गए? दो केंद्रक बन गए। जो छोटा केंद्रक है उस केंद्रक को बोलते हैं जनन केंद्रक। क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक। और जो बड़ा केंद्रक है उसको बोलते हैं कायिक केंद्रक। उसको बोलते हैं कायिक केंद्रक।
या इसी को हम नलिका केंद्रक भी बोल देते हैं। नलिका केंद्रक। जो जनन केंद्र है वो छोटा होता है। जनन केंद्र कैसा होता है? छोटा, और परिधि की तरफ होता है। किधर होता है? परिधि की तरफ। जबकि जो कायिक केंद्रक है ये कैसा है? बड़ा है। कायिक केंद्र कैसा है? बड़ा है। जबकि ये तो परिधि की तरफ था, और ये कहां पर है? केंद्र में। ये कहां पर है? केंद्र में। तो हम कह सकते हैं कि इस डायग्राम में हमें जब असमान समसूत्री विभाजन हुआ और जब केंद्र का विभाजन हुआ तो दो केंद्र बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। छोटे वाला केंद्र जनन केंद्र कहलाता है, और बड़े वाला जो केंद्रक है वो कायिक केंद्र कहलाता है। जनन केंद्रक है वो परिधि की तरफ है, और जो कायिक केंद्रक है वो केंद्र में। नेक्स्ट सुन ही अब कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। हमें पता है कि भी जब समसूत्री विभाजन हो रहा है, और जब समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक विभाजन हो गया है तो बाद में क्या होगा? कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, और इस कोशिका द्रव्य विभाजन में क्या होगा? भित्ति निर्माण होगा। क्या होगा? भित्ति निर्माण हो जाएगा। और जब यहां पर भित्ति निर्माण होगा तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलेगी। ये इस प्रकार से। तो देखो, एक कोशिका तो ये बन गई और एक कोशिका ये बन गई। ये जो छोटी वाली है इसको बोलते हैं जनन कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? जनन कोशिका, यानी जर्म सेल। और ये जो बड़ी वाली जो कोशिका बनी है इसको बोलते हैं कायिक कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल्स। अब ये जो जनन कोशिका और कायिक कोशिका दो कोशिकाएं बन गई, ये कंडीशन कहलाती है दो कोशिकीय अवस्था। ये कोशिका, ये कंडीशन कैसी है? दो कोशिकीय अवस्था। और इस दो कोशिकीय अवस्था में परागकोश से का स्फुटन हो जाएगा, और परागकोश के स्फुटन से परागकण है वो बाहर आ जाते हैं। तो यहां से लेकर के यहां तक का जो परिवर्तन है, ए से लेकर के डी तक का, तो हम कह सकते हैं कि ए से डी तक का जो परिवर्तन है ये परिवर्तन परागण से पहले का है। परागण से पहले का है मतलब ये जो पूरा परिवर्तन हो रहा है ये परिवर्तन परागकोश के अंदर हो रहा है। कहां पर हो रहा है? परागकोश के अंदर। क्योंकि ये लघु बीजाणु दानियां थी, और ये लघु बीजाणु दानियों में क्या बन रहे थे? लघु बीजाणु बन रहे थे। तो ये जो लघु बीजाणु दानियों में जो लघु बीजाणु बन रहे थे, जो परागकण बन रहे थे, तो यहां तक का जो परिवर्तन है दो कोशिकीय अवस्था वाला, यहां तक का परिवर्तन कहां पर हो गया? परागकोश के अंदर। मतलब अभी तक परागकोश का स्फुटन नहीं हुआ है। परागकोश का स्फुटन कब होगा? जब कंडीशन हमारे पास में दो कोशिकीय अवस्था होगी। तो इसका मतलब ये कंडीशन परागण से पहले की है। तो डायग्राम ए से लेकर के डी तक की जो कंडीशन है ये हमें परागण पूर्व घटना कहलाती है। परागण पूर्व घटना, या हम बोल सकते हैं प्री पोलिनेशन फेज। प्री पोलिनेशन फेज, दो कोशिकीय अवस्था। याद रखना, एक नोट लगा के मैं बात लिख रहा हूं। 60% आवर्तबीजी पादपों में, 60% आवृतबीजी पादपों में परागकोश का स्फुटन, परागकोश का स्फुटन दो कोशिकीय अवस्था में ही होता है। दो कोशिकीय अवस्था में ही होता है। 60% जो आवर्तबीजी पादप हैं उनमें परागकोश का स्फुटन दो कोशिकीय अवस्था में होता है। कहने का मतलब कि 60% जो एंजियोस्पर्म प्लांट हैं उनमें जब ये कंडीशन आ जाती है तब परागकोश का स्फुटन हो जाता है। इसका मतलब परागकोश के स्फुटन से परागकण जो है वो बाहर निकल जाते हैं। इसका मतलब इसके आगे का जो परिवर्तन होगा वो परागण के बाद का परिवर्तन होगा। मतलब नरयुग्मकोद्भिद का जो विकास होगा वो आगे का वर्तिकाग्र की सतह पर होगा। तो 40% जो एंजियोस्पर्म प्लांट होंगे ये कितने का है? 60% का। तो जो 40% का जो है वो तीन कोशिकीय अवस्था में होगा, जो अभी आगे की ओर चलेगा। तो ये जो आगे की जो कंडीशन होगी, अब
जैसे परागण हो गया है, परागकोश का स्फुटन भी हो गया है और परागण हो गया है, परागकण जो हैं वो वायु द्वारा, जल द्वारा या किसी भी एजेंट के द्वारा वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच गए। तो वहां पर क्या होगा? अब ये जो भित्ति बनी है, इस भित्ति के ऊपर एक परत पाई जाती है जिसको बोलते हैं कैलोज परत। क्या बोलते हैं? कैलोज परत। अब देखो कंडीशन क्या होगी हमारे पास में। हमारे पास में कंडीशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। हमारे पास में कंडीशन कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। और जो ये कैलोज परत जो है, ये कैलोज परत केलेज एंजाइम का स्रावन करेगी। और ये केलेज एंजाइम जो है ये इस जनन कोशिका के केंद्रक को इस परागकण की भित्ति से अलग करने का कार्य करेगा। तो ये मान लो जनन केंद्रक था और ये काई केंद्रक था, ये काई केंद्रक था। तो इस जनन कोशिका के केंद्रक को परागकण की इस भित्ति से अलग करने का जो काम है वो इस कैलोज परत द्वारा स्रावित केलेज एंजाइम का होता है। तो ये कंडीशन आ जाएगी। सुन जल्दी ही आगे ये जो जनन कोशिका का जो केंद्रक परागकण की भित्ति से चिपका हुआ है तरकूकाकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? तरकू के आकार का हो जाता है। हम कह सकते हैं कि ये तरकूकाकार स्पिंडल शेप्ड जनन कोशिका का केंद्रक है। और ये जनन कोशिका का केंद्रक जो कि स्पिंडल शेप्ड हो गया है, ये अब इस काई कोशिका के कोशिका द्रव्य में हमें मुक्त रूप से तैरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये सारी की सारी अब क्या है? काई कोशिका है। ये सारी की सारी क्या है? काई कोशिका है। तो ये काई कोशिका के अंदर ये जनन कोशिका का वाला जो केंद्रक था, जो पहले इस परागकण भित्ति से अटैच था, कैलोज परत की सहायता से केलेज एंजाइम ने इसको क्या कर दिया? सेपरेट कर दिया, अलग कर दिया। और ये अलग होकर के अब ये जनन कोशिका वाला केंद्रक इस काई कोशिका के कोशिका द्रव्य में मुक्त रूप से तैरता हुआ हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे सुन जल्दी ही क्या होगा जब ये कंडीशन मान लो हमारे पास में ई के बाद में एफ की आ गई है। अब यहां पर पोलेन ट्यूब बन जाएगी। क्या बन जाएगी? पोलेन ट्यूब बन जाएगी। और जब पोलेन ट्यूब बन जाएगी, पराग नलिका बन जाएगी, तब ये जो जनन कोशिका वाला केंद्रक है ये यहां पर है और ये जो कायिक कोशिका वाला केंद्रक है ये इस पराग नलिका के टिप पार्ट पर यहाँ पर आ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये तो क्या था? कायिक केंद्रक है। और कायिक केंद्रक के पीछे पीछे ये क्या आ जाता है? कोशिका द्रव्य आ जाता है। क्या आ जाता है? कोशिका द्रव्य आ जाता है। और ये जो जनन केंद्रक है, ये जनन केंद्रक अब दोबारा से समसूत्री विभाजन करता है। क्या करता है? समसूत्री विभाजन करता है। ये इस डेवलपमेंट में दूसरी बार हो रहा है जब समसूत्री विभाजन हो रहा है। जब हम स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट पढ़ रहे हैं उसमें देखो पहले समसूत्री विभाजन यहाँ पर हुआ, पहले समसूत्री विभाजन यहाँ पर हुआ और अब दोबारा से यहाँ पर हो रहा है। अब जब ये समसूत्री विभाजन करेगा तो ये जो जनन केंद्रक है ये दो अचल नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। ये क्या बन गई है? पराग नलिका बन गई है। क्या बन गई है? पराग नलिका बन गई है। और सुन जल्दी हम देखते हैं कि ये पराग नलिका थी, ये कायिक केंद्रक और ये इसके पीछे पीछे कोशिका द्रव्य। और जब ये जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन करेगा, जब ये जनन केंद्रक समसूत्री विभाजन करेगा तो ये समसूत्री विभाजन के द्वारा दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? दो अचल नर युग्मकों का। तो ये जो दो बने ये क्या है? दो अचल नर युग्मक हैं।
दो अचल नर युग्मकों का निर्माण करता है। अचल इसलिए क्योंकि ये गति अपने आप नहीं कर सकते हैं, इनको आगे गति करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? पराग नलिका की आवश्यकता होती है, इसलिए क्या है? अचल है। तो ये दो अचल नर युग्मकों का निर्माण कर लेता है। ये जो कंडीशन हमारी बनी है ई एफ, ये आगे हमारी जी और ये मान लो एच, ये कंडीशन क्या है? ये हमारा परिपक्व नर युग्मकोद्भिद है। ये क्या है? परिपक्व नर युग्मकोद्भिद है, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? अंकुरित परागकण बोल सकते हैं, या हम इसको क्या बोल सकते हैं? अंकुरित परागकण। अंकुरित परागकण। ये ई से लेकर के एच तक का जो परिवर्तन हो रहा है, डायग्राम ई से लेकर के एच तक का जो परिवर्तन हो रहा है, ये परिवर्तन परागण के बाद का है। ये परागण से पहले का था, ये परागण के बाद का है। तो ई से लेकर के एच तक का जो परिवर्तन है उसको हम परागण पश्च घटना यानी पोस्ट पोलिनेशन फेज बोलते हैं। पोस्ट पोलिनेशन फेज बोलते हैं। इस प्रकार से ये नर युग्मकोद्भिद का विकास हो जाता है। अब देखो यहाँ पर 60% जो आवर्तबीजी पौधे थे उसमें परागकोश का स्फुटन कैसे हुआ? दो कोशिका की अवस्था में। दो कोशिका की अवस्था में मतलब जनन कोशिका और काय कोशिका। अब ये जो 40% वाला जो सिस्टम था, ये जो 40% जो बच गए प्लांट, उनका क्या होता है कि परागण से पहले ही ये दो अचल नर युग्मक, मतलब ये जो जनन केंद्रक वाला जो समसूत्री विभाजन चल रहा है, ये परागण से पहले ही हो जाता है। इसका मतलब 40% पादपों में 40% पादपों में जनन केंद्रक परागण से पहले ही जनन केंद्रक जो है, जनन केंद्रक परागण से पहले ही विभाजित होकर नर युग्मकों का निर्माण कर देता है। दो नर युग्मकों का निर्माण कर देता है। इसका मतलब 60% में तो स्फुटन होगा, वो दो कोशिका की अवस्था में होगा, और 40% एंजियोस्पर्म प्लांट में जो स्फुटन होगा वो 3 कोशिका की अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है? 3 कोशिका की अवस्था में होता है। इस प्रकार से एंजियोस्पर्म प्लांट में नर युग्मकोद्भिद की संरचना और विकास हमने पढ़ा। वीडियोज अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट भी करें ताकि हमें और मोटिव मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की संरचना। जब परागकोश का स्फुटन हुआ और उस स्फुटन में जो परागकण निकलकर किसी भी एजेंट के द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं तो उस कंडीशन को हम परागकण बोलते हैं। तो जो परागकण जो जा रहे हैं उनकी संरचना किस प्रकार से है वो हम इस टॉपिक में और देखने वाले हैं। आप वीडियो पर बने रहें। परागकण की संरचना, परागकण की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, परागकण की संरचना। तो परागकण की संरचना हमें कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। परागकण की संरचना
कुछ इस प्रकार से देखने को मिलती है। परागकण में दो आवरण हैं। इस आंतरिक को तो बोलते हैं अंतःचोल। क्या बोलते हैं? अंतःचोल मतलब इंटाइन। और बाहरी चोल को बोलते हैं बाह्य चोल मतलब एक्जाइन। जहां पर ये जो आपको फूली हुई संरचना दिखाई दे रही है, जहां पर ये बाहरी आवरण एब्सेंट है स्पोरोपोलेनिन वाला, इसको बोलते हैं जनन छिद्र। क्या बोलते हैं? जनन छिद्र मतलब जर्म पोर। ये केंद्रक है और ये मान लो रिक्तिका है, और ये इसका क्या रहा होगा? कोशिका द्रव्य रहा। परागकण की संरचना कुछ इस प्रकार से हमें एक पर्टिकुलर एक परागकण देखने को मिलता है। अब परागकण की संरचना में मोस्टली हमें तीन भाग दिखाई दे रहे हैं, इंटाइन, एक्जाइन और जर्मपोर। तो देखो एक एक करके हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं कंप्लीटली। परागकण की संरचना में हमें क्या क्या दिखाई दे रहे हैं? एक तो हमें दिखाई दे रहा है बाह्य चोल, यानी हम इसको एक्जाइन बोलते हैं। एक हमें जनन छिद्र दिखाई दे रहा है जिसको हम जर्मपोर बोलते हैं, और एक हमें अंतःचोल दिखाई दे रहा है। एक हमें अंतःचोल मतलब इंटाइन। अब ये जो बाह्य चोल जो है ये वाला, ये एक बाहरी परत है। हम ये कह सकते हैं क्या है? बाहरी परत है। क्या है? बाहरी परत है। इसके अलावा हम कह सकते हैं कि ये जो बाहरी परत है ये मोटी भित्ति वाली होती है। कैसी होती है? इसकी जो भित्ति होती है वो कैसी होती है? मोटी होती है। प्लस में खुरदरी व अलंकृत होती है, ऑर्नामिनेटेड होती है, अलंकृत होती है। अलंकृत का मतलब एकदम से स्मूथ नहीं मिलती है, इसके ऊपर अलग अलग प्रकार के डिजाइन बने होते हैं। ये डिजाइन अलंकरण कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हो सकते हैं, अलग अलग पात्रों में अलग अलग मिल सकते हैं, कुछ इस प्रकार से भी देखने को मिल सकते हैं। कहने का मतलब है कि एकदम से स्मूथ इस प्रकार की स्ट्रक्चर परागकण की हमें देखने को नहीं मिलेगी। अलंकरण जो है वो कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगी। अब बाह्य चोल जो बाहरी परत है वो मोटी भित्ति वाली है, खुरदरी है और अलंकृत है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो बाह्य चोल जो एक्जाइन जो है, ये एक्जाइन एक विशेष प्रकार के पदार्थ स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। परागकण की जो बाह्य चोल है, एक्जाइन लेयर जो है वो किससे बनी होती है? स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। ये स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ है, स्पोरोपोलेनिन जो पदार्थ है, ये पदार्थ स्पोरोपोलेनिन जो है इसका प्रभाव अम्ल, क्षार, लवण, ताप या अन्य किसी जैविक कारकों से इसका अपघटन नहीं होता है। इसका अपघटन नहीं होता है। स्पोरोपोलेनिन जो है इसका जैविक कारकों या मतलब अम्ल, क्षार, लवण या ताप के द्वारा इसका अपघटन नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि इसी स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकण जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। मतलब स्पोरोपोलेनिन के कारण ही परागकण जीवाश्म रूप में पाए जाते हैं। कई सालों, लाखों सालों के बाद में भी जब कई जगह पर खुदाई होती है और जहाँ पर परागकण निकलते हैं तो वो एकदम से सेफ और सुरक्षित बाहर निकलते हैं, क्योंकि उनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का आवरण पाया जाता है।
एक बात और याद रखें, जब टेपिटम का निर्माण हुआ था और ये जो टेपिटम के द्वारा स्रावित क्या थी, यूबिस बॉडीज थी, यूबिस काय थी, और वो यूबिस काय जो है वो क्या कर रही थी, स्पोरोपोलेनिन का स्रावण कर रही थी। तो ये यूबिस काय के कारण ये परागकण की मोटाई को भी बढ़ाने का काम करती है। ये क्या करती है, परागकण की मोटाई को बढ़ाने का कार्य करती है, मोटाई को बढ़ाने का कार्य करती है, क्योंकि यह स्पोरोपोलेनिन से घिरी हुई है। यह स्पोरोपोलेनिन से घिरी हुई होती है। कहने का मतलब है कि टेपिटम के द्वारा जो यूबिस बॉडी स्रावित हो रही थी उनके चारों तरफ क्या था, स्पोरोपोलेनिन था, और यही स्पोरोपोलेनिन जो है वो परागकणों की बाह्य चोल एक्जाइन का निर्माण कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि परागकणों की बाह्य चोल जो है वो स्पोरोपोलेनिन से बनी हुई है, वो उसकी मोटाई का भी यही कारण है। तो मोटाई का कारण क्या है, क्योंकि परागकण की मोटाई इसलिए है क्योंकि इसके चारों तरफ स्पोरोपोलेनिन, और स्पोरोपोलेनिन जो है वो टेपिटम की यूबिस बॉडी से बनी हुई होती है। तो ये तो हो गया हमारा कौन सा, बाह्य चोल। जनन छिद्र, मोस्टली हम देख रहे हैं कि जहां पर स्पोरोपोलेनिन का आवरण नहीं है वहां पर एक छिद्र रूपी संरचना बन जाती है, उस छिद्र रूपी संरचना को बोलते हैं जनन छिद्र। तो हम कह सकते हैं कि वह स्थान जहां स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता है, वह स्थान जहां स्पोरोपोलेनिन का जमाव नहीं होता है, वहां एक छिद्र रूपी संरचना बन जाती है जिसे जनन छिद्र कहते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं। और इसी जनन छिद्र से आगे क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। तो ये भी आप याद रखें, जनन छिद्र से पराग नलिका बाहर निकलती है, पराग नलिका बाहर निकलती है। मोस्टली देखा गया है कि जो मोनोकोट प्लांट हैं, मोनोकोट का मतलब जो एक बीजपत्री पौधे हैं, उनमें एक जनन छिद्र पाया जाता है, और इस कंडीशन को हम मोनोकोल्पेट कंडीशन कहते हैं। और जो डाइकोट प्लांट हैं, जो द्विबीजपत्री पौधे हैं, उनमें मोस्टली हम देखते हैं 3 जनन छिद्र पाए जाते हैं, और 3 जनन छिद्रों के कारण इस कंडीशन को हम ट्राइकोल्पेट कंडीशन कहते हैं। तो ये भी आप मोस्ट हैं याद रखें, मोनोकोट प्लांट्स में जनन छिद्र एक देखने को मिलता है जिसे मोनोकोल्पेट बोलते हैं, और डाइकोट जो प्लांट्स हैं उनमें जनन छिद्र 3 देखने को मिलते हैं, तो उस कंडीशन को हम ट्राइकोल्पेट कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है अंतःचोल। अंतःचोल जो है वो आंतरिक परत है। कैसी परत है, आंतरिक परत है, आंतरिक परत है। अब देखो बाह्य चोल कैसी थी, खुरदरी थी, जबकि ये जो परत है ये कैसी होती है, चिकनी होती है, स्मूथ होती है, मतलब इसके ऊपर किसी भी प्रकार का अलंकरण जो है वो नहीं पाया जाता है। इसके अलावा ये जो अंतःचोल जो है, इंटाइन जो है, वो पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है, पैक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज से मिलके बनी है, जबकि जो एक्जाइन थी वो किसकी बनी हुई थी, स्पोरोपोलेनिन की बनी हुई थी, जबकि जो अंतःचोल जो है वो पैक्टिन और सेल्यूलोज की बनी होती है। वास्तव में जो परागनलिका निकलती है वो परागनलिका अंतःचोल की अतिवृद्धि है। किस प्रकार से, इस प्रकार, इस प्रकार से। तो ये तो क्या हो गया, एक्जाइन, और ये क्या है, इंटाइन। तो इंटाइन ही अतिवृद्धि के रूप में क्या रही है,
बाहर आ रही है और पराग नलिका मतलब पोलन ट्यूब का निर्माण कर रही है। तो हम कह सकते हैं कि अंतःचोल अतिवृद्धि करके जनन छिद्र से एक नलिका रूपी संरचना के रूप में बाहर निकलती है। उस संरचना को हम पोलन ट्यूब यानी पराग नलिका कहते हैं। नोट लगा के लिख देता हूं मैं, अंतःचोल अतिवृद्धि के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकलती है। उस संरचना को पराग नलिका कहते हैं। उस संरचना को पराग नलिका कहते हैं। और इस पराग नलिका में क्या है, अभी अभी हमने पढ़ाया कि इस पराग नलिका में दो अचल नरयुग्मक हैं जो आगे चल करके निषेचन में भाग लेते हैं। तो इस संरचना को पराग नलिका कहते हैं। अच्छा, याद रखना, पराग नलिका के बारे में सबसे पहले एक अमीकी नामक वैज्ञानिक ने बताया था। पराग नलिका के बारे में सबसे पहले एक अमीकी नामक वैज्ञानिक ने बताया था पोर्चुलाका प्लांट में अमीकी नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम पोलन ट्यूब के बारे में बताया था। तो अंतःचोल जो है वो एक आंतरिक परत है, स्मूथ है, पेक्टोसेलुलोज से मिलकर बनी है। और इंटाइन यानी अंतःचोल जो है वो अतिवृद्धि के रूप में और जनन छिद्र से बाहर आ जाती है। उस संरचना को हम पोलन ट्यूब कहते हैं। और यही पोलन ट्यूब आगे चल करके बीजांड में प्रवेश करती है, भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और जनन क्रिया में भाग लेती है। और इस पोलन ट्यूब के बारे में सबसे पहले अमीकी नामक वैज्ञानिक ने पोर्चुलाका नामक प्लांट में बताया था। इसके अलावा जब एक बात और है, कुछ बड़े हाई लेवल के जो एग्जाम हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि एग्जाइन किससे मिलकर बना है। जो हाई लेवल के एग्जाम है उनमें पूछ लिया जाता है कि जो एग्जाइन है वो किससे मिलकर बना है। तो आप याद रखें, जो एग्जाइन जो है उसकी दो लेयर होती है। एक होती है एक्ट एग्जाइन और एक होती है एंड एग्जाइन। एक्ट एग्जाइन और एंड एग्जाइन। जो एक्ट एग्जाइन जो है इसकी 3 लेयर होती है। एक्ट एग्जाइन की कितनी लेयर होती है? 3 लेयर होती हैं। टेक्टम, वैकुलम और फुट परत या फुट लेयर भी बोल देते हैं इसको। ये जो टेक्टम है ये मोस्टली आउटर लेयर है। वैकुलम जो है ये कैसी है? मिडल लेयर है। और फुट परत जो है ये कैसी है? इनर लेयर। तो ये भी आप थोड़ा याद रखें कि जो परागकण का जो एग्जाइन जो है ये एग्जाइन 2 लेयर से मिलकर बना होता है, एक्ट एग्जाइन और एंड एग्जाइन से। और जो एक्ट एग्जाइन है उसकी 3 परतें होती हैं, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर। आउटर लेयर को बोलते हैं टेक्टम, मिडल लेयर को बोलते हैं वैकुलम और इनर लेयर को बोलते हैं फुट परत यानी फुट लेयर भी बोल देते हैं इसको। ये हमारी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर चल रही है, बाह्य परत, जनन छिद्र, अंतःचोल वगैरह। वीडियो को लाइक करते रहें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। इसी के साथ ही हम कुछ और 2-4 बातें परागकणों के बारे में ही पढ़ते हैं। जब हम परागकण पढ़ रहे हैं तो कुछ परागकणों के बारे में ही और 2-4 टॉपिक हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। परागकणों का जीवन काल कितना होता है? परागकणों का जीवन काल से मतलब है जब परागकोश का स्फुटन हो गया है और वो वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच गए हैं, अब उनको वहां तक पहुंचकर और अंकुरित होने में कितना टाइम लगेगा, वो उनका क्या है? जीवन काल है। तो
अंकुरित होने में लगा समय, अंकुरित होने में लगा समय, वही क्या है इनका जीवन काल है कि वो कब तक वहां तक पहुंच सकते हैं और फिर कब तक उनका अंकुरण हो सकता है। तो मोस्टली जो मोनोकोट प्लांट हैं, मोस्टली जो मोनोकोट प्लांट हैं जैसे व्हीट, राइस वगैरह जो हैं, गेहूं चावल जो हैं, उनके परागकणों का जो व्याबिलिटी काल होता है वो लगभग 30 मिनट का होता है। लगभग कितना है? 30 मिनट का है। लेकिन कुछ पादप हैं जैसे रोजेसी कुल के पौधे, रोजेसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल, लेग्यूमिनोसी कुल, सोलेनेसी कुल, इनके पौधों का ये जो फैमिली है, रोजेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इनके पौधों का जो जीवन काल होता है, जो परागकणों का जो जीवन काल है वो कई महीनों तक होता है, वो कई महीनों तक होता है, वो कई महीनों तक होता है। इसके अलावा एक टॉपिक और पढ़ते हैं, पोलन एलर्जी, मतलब पराग एलर्जी। पराग एलर्जी, पराग एलर्जी का मतलब है कि कुछ पादपों के जो परागकण होते हैं वो एलर्जी पैदा करते हैं और एलर्जी पैदा करके वो अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि रोग जो है वो पैदा करते हैं। तो कुछ पराग एलर्जी पैदा करने वाले पादपों के उदाहरण हैं जैसे रिसिनस, अमरेंथस, बथुआ, गाजर घास, दूब घास मतलब साइनोडोन, कुछ ये उदाहरण हैं। ये जो पादप हैं ये पराग एलर्जी पैदा करते हैं, मतलब कि जब इनके पादपों के परागकण जब किसी व्यक्ति की स्किन के संपर्क में या मतलब श्वसन तंत्र के संपर्क में आते हैं तब उनको अस्थमा, ब्रोंकाइटिस या और अन्य किसी भी प्रकार के रोग होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये भी आप थोड़ा याद रखें, पराग एलर्जी। एक ये आप याद रखें थोड़ा, परागकणों का जीवन काल, पराग एलर्जी। इसी के साथ ही पराग बैंक भी होते हैं। अब नाम से पता चल रहा है कि वह स्थान जहाँ पर परागकणों को संरक्षित रखा जाता है, जैसे ब्लड बैंक है तो वहाँ पर क्या मिलेगा, ब्लड को सुरक्षित रखा जाता है। उसी प्रकार से वह स्थान जहाँ पर परागकणों को सुरक्षित रखा जाता है उसे हम पराग बैंक यानी पोलन बैंक बोलते हैं। और इस पोलन बैंक में हम रखेंगे क्या, तो परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है। परागकणों को द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा जाता है, वह स्थान पराग बैंक, और इस कंडीशन को हम क्रायो प्रिजर्वेशन भी बोल देते हैं। इसके अलावा परागकणों का जीवन काल, पराग एलर्जी, पराग बैंक। कुछ जो पश्चिमी देश हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पश्चिमी देशों में क्या है कि कुछ देशों में पराग सिरप और पराग टेबलेट भी बनाई जाती है। पराग सिरप और पराग टेबलेट भी बनाई जाती हैं। और ये जो पराग सिरप और पराग टेबलेट जो हैं ये पोषक पदार्थों का काम करते हैं, पोषक पदार्थों का काम करते हैं। और ये पोषक पदार्थ जो हैं इनको काम में कौन लेते हैं, तो इनको काम में लेते हैं जो एथलीट्स जो होते हैं, जो खिलाड़ी जो होते हैं, वो अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, कई देर तक खेलने कूदने के लिए कि उनको थकान न हो, तो वहाँ पर पराग सिरप या पराग टेबलेट वगैरह भी बनाई जाती है। और जो एथलेटिक्स जो हैं, खिलाड़ी जो हैं, वो अपने स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, स्टेमिना को बढ़ाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा कुछ पराग क्रीम भी हैं, पराग क्रीम जो हैं वो मोस्टली
सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा का कार्य करती है, सुरक्षा का कार्य करती हैं। जब चेहरे के ऊपर हम इन पराग क्रीम को लगाते हैं तब ये पराग क्रीम सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज हैं, पराबैंगनी जो किरणें हैं, उनसे हमारी सुरक्षा का कार्य करती हैं। तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा का कार्य करती हैं। तो ये भी आप पराग सिरप, पराग टैबलेट और पराग क्रीम वगैरह भी आप याद रखें। इसके अलावा अब ये भी हमने ये भी पढ़ा है कि जो 60% जो पादप हैं उनमें जो परागकण का जो स्फुटन, जब उसका परागकोश का स्फुटन हुआ और जब परागकण बाहर निकला तो 60% जो आवर्तबीजी पादप हैं, 60% आवर्तबीजी पादपों में परागकण दो कोशिकीय अवस्था में बाहर आता है, दो कोशिकीय अवस्था में बाहर आता है। जबकि 40% एंजियोस्पर्म प्लांट में, जबकि 40% आवर्तबीजी पादपों में परागकण तीन कोशिकीय अवस्था में बाहर आता है। 60% पादपों में तो दो कोशिकीय अवस्था में और 40% पादपों में तीन कोशिकीय अवस्था में परागकण जो है वो बाहर आता है। इसी के साथ में एक टॉपिक और जुड़ता है, पोलन किट, यानी हम इसको पराग किट भी बोल देते हैं। तो पराग किट क्या है? जो कीट परागित पुष्प होते हैं, मतलब जिन पौधों में जो परागण जो हो किनके द्वारा हो, कीटों के द्वारा हो। तो जब कीट उस पौधे के पुष्प पर बैठेंगे तो उनके पैरों के, उन कीटों के पैरों के क्या चिपक जाएंगे? परागकण चिपक जाएंगे। और फिर वही कीट जब दूसरे पौधे के परागण, दूसरे पौधे की जब वर्तिकाग्र पर बैठेगा तो वो परागकण जो चिपक करके दूसरे पर चले जाएंगे, उस पौधे के परागकण जो वहाँ चिपक करके तीसरे पर चले जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि कीट परागित पुष्पों में, कीट परागित पुष्पों में पुष्पों के पराग कणों पर एक चिपचिपी तेलीय परत पाई जाती है। कीट परागित पुष्पों के पराग कणों पर एक चिपचिपी तेलीय परत पाई जाती है जो वसा व कैरोटीनोइड या वसा लिपिड लिख सकते हैं, जो लिपिड व कैरोटीनोइड्स की बनी होती है। और ये जो पोलन किट है, जो पराग, इसका कार्य क्या होगा? परागण में सहायता करना, परागण में सहायता करना। पोलन किट का काम क्या होगा? परागण में सहायता करना। इसी के साथ हम दो चार बातें और देख लेते हैं कि जो परागकण जो हम पढ़ रहे हैं इनमें केंद्र कितने हैं। केंद्र की अगर हम बात करें, मैं ये इधर लिख देता हूँ, ये जैसे हमारी एक्जाइन थी और ये जैसे इंटाइन थी। तो परागकण जो हैं वो वास्तव में क्या थे? नर जननिक काय है, मेल रिप्रोडक्टिव बॉडी। और इसके साथ हम देखते हैं कि परागकणों में केंद्र कितना है? एक। केंद्र कितने हैं? एक। अगर हम गुणिता स्तर हम देखें इसका, तो गुणिता स्तर कैसा है इनका? n, मतलब हैप्लॉइड है, अगुणित है। कैसे हैं? अगुणित है। अलग अलग पादपों में इसकी जो साइज है वो अलग अलग होती है, लगभग जैसे 10 माइक्रोमीटर से 200 माइक्रोमीटर तक इसकी साइज है वो देखने को मिलती है। तो सबसे छोटे जो परागकण हैं, सबसे छोटे परागकण हमें मायोसोटिस नामक प्लांट में देखने को मिलते हैं, लगभग 10 माइक्रोन के। और जो सबसे बड़े परागकण हैं, सबसे बड़े परागकण जो हैं वो हमें
मिराबिलिस जलापा में देखने को मिलते हैं। कहाँ पर देखने को मिलते हैं? मिराबिलिस जलापा में लगभग 250 माइक्रोमीटर। तो ये वीडियो बेस्ड था हमारा परागण की संरचना। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट डिस्कस किया है। हमारा जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने कंप्लीट एंड्रोशियम और जैसे प्राकोष की भित्तियाँ वगैरह, प्राकोष स्फुटन, लघु बीजाणु जनन कंप्लीट हमने डिस्कस कर लिया है। आगे आने वाली वीडियो में हम स्त्री केसर, गायनोशियम वगैरह जो बीजांड के प्रकार, गुरु बीजाणु जनन है, वो सभी इसी सीरीज में लेकर के आएंगे। तब तक आप चैनल को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट।